हाँ जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का नए टॉपिक का नाम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम सबसे आसान और सबसे बोरिंग चैप्टर है सी एंड। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम में देखेंगे कि ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कब तक होती है। तो एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी में कौन सा सेक्शन इसको कवर करता है, फिर उसकी थ्रेशोल्ड क्या होती है और उसके बाद किन किन सेक्टर पर ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन। सेक्शन 10 डील्स करता है कंपोजिशन स्कीम के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 CR, 75 लाख और 50 लाख। उसके बाद हम सेक्टर की बात करेंगे, किसके सेक्टर को ये एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चर सेक्टर, ट्रेडर्स एंड सर्विसेज। कंपोजिशन स्कीम जो है हमें सेक्टर वाइज अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ट्रेडर एंड देन बचे हुए सारे जो है सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। तो अब जो हमने पहले थ्रेशोल्ड की बात करी थी उसमें 1.5 CR, 75 लाख और 50 लाख कैसे कैसे था, वो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि 1.5 CR कब मिलती है, 75 लाख कब मिलती है और 50 कब मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपको 1.5 CR है, ट्रेडर के केस में 1.5 CR है और सर्विसेज के केस में 50 लाख है। जो 75 लाख की बात करते हैं वो हमारी स्पेशल कैटेगरी की होती है। स्पेशल कैटेगरी के जितनी स्टेट्स हैं उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 75 लाख है। कुछ अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी कब आती है, जब 1% की थ्रेशोल्ड, जब 1% की टर्नओवर 1.5 करोड़ 70 लाख और 50 लाख से नीचे होगी तब वो कंपोजिशन स्कीम को ऑफ कर सकता है। और ऐसे कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, उनमें है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विसेज। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको 1.5 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी, ट्रेडर को 1.5 करोड़ मिल जाएगी। लेकिन सर्विस सेक्टर वालों को ध्यान रखना है कि सबसे कम जो लिमिट दी गई है वो सर्विस सेक्टर को दी गई है। सर्विस सेक्टर के लिए 50 लाख रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर एक और चीज़ दे रखी है, वो है मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये दोनों साथ में चलते हैं। रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया आपका। जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम है और फटाफट रिव्यू करना है, एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है पास में आगे में और मैं सबसे अच्छे से रिव्यू करना क्या करूँ। तो कंपोजिशन स्कीम में जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो जो नॉर्मल स्कीम है उससे बहुत कम लगता है। और हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के केस में 1% लगेगा, ट्रेडर के केस में 1% लगेगा। सर्विसेज जिनके ऊपर 50 लाख की टर्नओवर की लिमिट है उनमें ये 6% का लगेगा। वहीं अगर बात करें रेस्टोरेंट सर्विसेज की तो उसमें रेट ऑफ टैक्स जो है 5% लगेगा। तो अब आप हम आगे बढ़ते हैं कि रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करें तो रेट ऑफ टैक्स है उस पर जो है कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज की। तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर में जितनी भी सर्विसेज रेंडर की हुई है, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल हो, चाहे नॉन टैक्सेबल, चाहे एग्जाम्पल, चाहे कैसी भी सर्विसेज हो या कैसी भी सप्लाई हो, उसमें फ्लैट 1% का टैक्स लग जाएगा और 5% का टैक्स लग जाएगा अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज। वही बात अगर ट्रेडर की करेंगे तो ट्रेडर के केस में एक बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर ही 1% का टैक्स पेबल होगा, उसके अलावा कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज के केस में जितनी भी सर्विसेज रेंडर की है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एक्सेम्प्ट, जीरो रेटेड, वटएवर, इन सब पे 6% की रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा एनुअल बेसिस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम नॉर्मल स्कीम से किस तरह से डिफरेंस है या फिर उसके बीच में क्या कंपैरिजन है हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो नॉर्मल स्कीम में आपको सबसे पहले तो टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई। सेकंड डिफरेंस ये है कि नॉर्मल स्कीम में आपको ITC मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम में ITC नहीं मिलता है। ये हम ITC चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे चलके। नॉर्मल स्कीम के अंदर मंथली रिटर्न्स आती हैं और कंपोजिशन स्कीम के लिए ईयरली रिटर्न आती है, ये हम रिटर्न चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नॉर्मल स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और कंपोजिशन स्कीम में नॉट रिक्वायर्ड।
ये भी हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 डिफरेंस में यहाँ पे देखे हुए हैं। कंपेरिजन बोल सकते हैं नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस नॉर्मल स्कीम में बनाना है, कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। नॉर्मल स्कीम में आईटीसी अवेलेबल हो सकता है, कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्कीम में मंथली रिटर्न जाएगी, कंपोजिशन स्कीम में ईयरली रिटर्न जाएगी। नॉर्मल स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, कंपोजिशन स्कीम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर रेशियो पर्सन इन सप्लाईज को कर रहा है तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो आगे देखते हैं। ऐसी कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, अगर वो रेशियो पर्सन सप्लाईज को कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं? अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है या मैन्युफैक्चरर है नॉन टैक्सेबल सप्लाई का, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अगर कोई रेजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहा है तो भी वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। सीटीपी और एनआरटीपी को बिल्कुल भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। और कुछ नोटिफाइड गुड्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हैं, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन उसका कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। उन नोटिफाइड गुड्स के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, फ्लाई एस में क्या क्या आता है, ब्रिक्स, एग्रीगेट्स एंड ब्लॉक्स। तो अगर इन सब चीज़ों की सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। इसमें एक और चीज़ है जो हम इतना भूल गए, इसके अंदर तो उसको भी देखें। अगर इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो भी उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। चलिए फटाफट से क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो छोटे टैक्सपेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक छोटे रजिस्टर्ड पर्सन्स को रिलीफ दिया गया है अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 के कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 में क्या क्या बेनिफिट दिए गए आप देखते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो छोटे टैक्सपेयर के लिए बोला जाता है, तो छोटे टैक्सपेयर का होता जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ 75 लाख से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑफ कर सकते हैं। और ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है, वो लिमिट्स के अंदर आते हैं। तो टर्नओवर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख की आपको टर्नओवर दी जाएगी, लेकिन कई सारे ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन थे जिन्होंने इस नोटिफिकेशन का कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन थे जिन्होंने इस नोटिफिकेशन का विरोध किया और कहा कि हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि वारंटी सर्विसेज देते हैं, इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं और कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात रखी और उन्होंने उनके लिए कहा कि चलो ठीक है तुम सर्विसेज दे दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस सर्विसेज को कितना दे सकते हो वो सेक्शन 10 डील करता है। तो सेक्शन 10 ने बताया कि आप 10% दे सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो जितनी टर्नओवर हुई है उसका 10% या 5 लाख, जो भी ज़्यादा है आप उतनी सर्विसेज दे सकते हो। तो रजिस्टर्ड पर्सन बहुत खुश हुआ इसके चक्कर में, तो ठीक है भाई रजिस्टर्ड पर्सन खुश हो गया, आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ कर सकता है आराम से। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स रेट की। टैक्स रेट क्या क्या एप्लीकेबल है कंपोजिशन स्कीम के? कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है तो 1%, ट्रेडर ऑफ गुड्स है तो 1%, सर्विसेज के केस में रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 5%, अदर सर्विसेज है तो 6% की लिमिट है। हाँ, अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे कर जाएगी? मैन्युफैक्चरर के केस में 1% दिया जाएगा पूरे साल की जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई और सप्लाई जितनी तरह की सप्लाई में सारी को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1% से, वो लायबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही टैक्स मिलेगा। अब बात करें कि सर्विसेज के केस में तो 6% की रेट लगेगी सारी सप्लाईज को, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो। ठीक है भाई, आगे चलते भाई, बहुत हो गया। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन का क्या मतलब है? इसमें मतलब कि भाई नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं और कंपल्सरी स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स है, कुछ बेनिफिट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की। तो नॉर्मल स्कीम के अंदर बेनिफिट्स क्या है कि आईटीसी अवेल कर सकता है, लेकिन कंपल्सरी स्कीम के अंदर आईटीसी अवेल नहीं कर सकता है। नॉर्मल स्कीम के अंदर में
रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना है, लेकिन कंपल्सरी स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। नॉर्मल स्कीम के अंदर मंथली रिटर्न्स जाएगी, कंपल्सरी स्कीम के अंदर ईयरली रिटर्न जाएगी। नॉर्मल स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपल्सरी स्कीम में नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप ये सप्लाई दोगे या फिर ये सप्लाई करोगे तो आप कंपल्सरी स्कीम नहीं मिल सकती। जैसे कि अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो नहीं मिलेगा आपको, ईसीओ के तुम सर्विस दे रहे हो तो नहीं मिलेगा, सीटीपी एंड आरटीपी अगर हो आप तो भी आप कंपल्सरी स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आपको कंपल्सरी स्कीम नहीं मिल सकती। नोटिफाइड गुड्स के अंदर आता है आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश। फ्लाई एश के अंदर 3 बातें आती हैं, जैसे कि फ्लाई एश ब्रिक्स, एग्रीगेट्स एंड ब्लॉक्स। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर या फिर कहीं भी सी इंटर के अंदर, तो वो है कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में भी कंपल्सरी स्कीम नहीं मिलती है। तो ये रहा हमारा कंपल्सरी स्कीम से रिलेटेड रिवीजन। ये रिवीजन तभी समझ में आएगा जब आपने पहले एक बार जीएसटी अच्छे से पढ़ रखा हो। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है कंपल्सरी स्कीम की, एग्जाम की भी आप लास्ट मिनट में देख के जा सकते हो। 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा कंपल्सरी स्कीम। इसमें अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। कंपल्सरी स्कीम के अंदर एमसीक्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।